नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अम्बेडकर स्क्वायर टैली में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। आधुनिक भारत इतिहास का वो भाग है जिससे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे किसी भी एग्ज़ाम में बनते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1780 और ऑप्शन डी 1790। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। 1760 में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था और इसमें विजेता अंग्रेज रहे थे और फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है 1600, ऑप्शन बी 1605, ऑप्शन सी 1700 और ऑप्शन डी 1800। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था? ऑप्शन ए 1780, ऑप्शन बी 1782, ऑप्शन सी 1717 और ऑप्शन डी 1750। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार 1717 में मिला था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी जॉब चार्नॉक, ऑप्शन सी वारन हेस्टिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। जॉब चार्नॉक जो है, इन्होंने ही स्थापना की थी कलकत्ता नगर की। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और प्रशासक थे ये। हालांकि आधिकारिक संस्थापक के रूप में इनकी स्थिति सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? ऑप्शन बी फादर थॉमस, ऑप्शन सी रॉल्फ फिंच और ऑप्शन डी सर टॉमस रॉ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों, टॉमस रॉ। अगला प्रश्न देखिए, भारत में आने वाले व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। दोस्तों, ये जिस प्रकार भारत में आए थे वैसे ही हमें इन्हें क्रम में लगाना है। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 2 1 4 3। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, इसके बाद अंग्रेज और सबसे अंत में फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कब छीना था? किस वर्ष छीना था? ऑप्शन ए 1508, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1650 और ऑप्शन डी 1510। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली कौन था? ऑप्शन ए अल्मीडा, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी कोलंबस और ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वास्को डी गामा जो है वो प्रथम व्यापारी था जो कि भारत आया था और जो पुर्तगाली था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन आया था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी डच और ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो दोस्तों, हम पिछले क्वेश्चन में भी क्रम में कर चुके हैं इसे कि कौन किस क्रम में आए हुए थे। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पुर्तगाली जो है वो सर्वप्रथम भारत में आए थे यूरोपीय व्यापारी बनके। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1899 और ऑप्शन डी 1858। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों, 1858। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया था। अब भारत के शासन
को ब्रिटेन की ओर से भारत का राज्य सचिव को चलाना था। डायरेक्टरों की सभा और नियंत्रण बोर्ड को भंग कर उसके समस्त अधिकारों को भारत के सचिव को दे दिए गए थे। इस तरह इस एक्ट ने भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिनियम निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। ऑप्शन सी, पहली बार तिरंगा लहराया गया। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ऑप्शन ए, मीर कासिम। ऑप्शन बी, सादत अली खान द्वितीय। ऑप्शन सी, अली वर्दी खान। और ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, वुड डिस्पैच। ऑप्शन बी, सैडलर आयोग। ऑप्शन सी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। और ऑप्शन डी, रेले आयोग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों, वुड डिस्पैच जो है इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसको वुड डिस्पैच कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। और ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। और ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों, लॉर्ड मेयो जो है उनकी हत्या उनके शासनकाल में ही कर दी गई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान उनको एक पठान ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए और करिए मेरे साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? ऑप्शन ए, आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए। ऑप्शन बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। ऑप्शन सी, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत में शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर के अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ऑप्शन ए, नाना फडणवीस। ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन सी, नारायण राव बाजीराव। ऑप्शन डी, संभाजी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों, नाना फडणवीस जो है इन्हें ही मराठा मैकियावेली कहा जाता है। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री एवं कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता था। मैकियावेली जो है वो सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ थे।
ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? और अम्बेडकर के बीच हुई थी। ऑप्शन बी, इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था। ऑप्शन सी, प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गईं। इसके तहत सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। यह समझौता जो है, पुना समझौता, ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुई थी यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को। इसी समझौते के तहत दलित वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन ए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध इसी से है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निज़ाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? ऑप्शन ए 1663, ऑप्शन बी 1668, ऑप्शन बी 1700 और ऑप्शन बी 1775। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1668। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी और इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपनी मुख्यालय बनाया था। तो आई होप यू दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।